पूछा जाता है। दिस इज द इंटायर सिलेबस ऑफ योर बैंक पीओ एंड क्लर्क। ये सिर्फ जनरल अवेयरनेस का पार्ट नहीं है, अभी भी 10 मार्क्स को हमने छोड़ दिया है और वो 10 मार्क्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, दैट इज करंट अफेयर्स। 5 संभवतः 4 महीने के अंदर की सारी घटना आपको याद करनी होती है। कुछ भी हुआ हो, कोई भी पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, स्टैटिकल हो, कोई भी अप एंड डाउन हुए हैं अक्रॉस वर्ल्ड, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है या फिर जो वेबसाइट है, हर एक दिन एटलीस्ट 15 मिनट आपको उसमें जाना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 1 घंटा आप देखिए, आप 2 घंटा पढ़िए, नहीं, बट कम से कम 15 मिनट आपका हर एक दिन करंट अफेयर्स पे फोकस होना चाहिए। तो ही किसी दिन आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आंसर नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव के 4 चॉइस आपके सामने रहेंगे तो आपका आंख कहेगा कि सी नंबर या बी नंबर या डी नंबर इज द राइट आंसर। क्योंकि लगातार 2 महीने 3 महीने से आपने किसी न किसी करंट अफेयर्स के मैगजीन, किसी न किसी करंट अफेयर्स के वेबसाइट को आपने रेगुलराइज बेसिस पे फॉलो किया है। तो ये एक सही स्ट्रैटेजी होती है किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, कि हम हर एक 4 पिलर, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, उसी गंभीरता के साथ पढ़ें, उसी इंटरेस्ट के साथ पढ़ें जिस इंटरेस्ट के साथ हमारा मन होता है। जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सिखाए जाते हैं, या फिर पार्टनरशिप के क्वेश्चन सिखाए जाते हैं, या फिर डेटा इंटरप्रिटेशन के ट्रिक बताए जाते हैं, या फिर सिलोजिज्म के हमें ट्रिक बताए जाते हैं, पॉसिबिलिटी हो या फिर सम नॉट हो, और वो ट्रिक बताने के बाद जैसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने लगता है, उसी इंटरेस्ट के साथ हमें इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को भी पढ़ना है। और सीधी सी बात, अगर पहली क्लास में मेरे से पूछते हैं कि सर अगर बैंक पीओ या फिर बैंक क्लर्क क्वालिफाई करना है तो क्या करना है, तो मैं सिर्फ 2 ही चीज बोलता हूं, एक इंग्लिश और दूसरा जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस को अच्छा कर लीजिए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको एक सरकारी, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि आरबीआई में जाने से नहीं रोक सकती है, एसबीआई में जाने से नहीं रोक सकती है, लेकिन एक सरकारी बैंक में जाने से नहीं रोक सकती है। जनरली 80% लोग क्या करते हैं, 80% लोग मैथ और रीजनिंग में ही अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। इंग्लिश हम देख लेंगे, इंग्लिश हम टिक मार कर लेंगे, आंख बंद करेंगे, भगवान का नाम लेंगे और हनुमान जी के नाम पे हम सी मार्क टिक कर देंगे, जनरल अवेयरनेस हम कर देंगे। तो ऐसे स्टूडेंट सिर्फ एग्जामिनेशन दे पाते हैं, रिजल्ट में अपने वेबसाइट में अपने रोल नंबर को सर्च करते हैं, लेकिन संभवतः रोल नंबर कभी भी अवेलेबल नहीं आएगा फाइनल सिलेक्शन में। ये सिलेबस समझ में आया मैंने क्या बताया? जी सर। यस सर। अभी सिलेबस के नजरिए से किसी को पूछना है तो पूछो। सर इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग करे वो बताइए ना। वो तो इंग्लिश वाले फैकल्टी से पूछोगे ना। बट एक आपके नजरिए से हमें कैसे इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, वो एक आपके नजरिए से क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो जानने की उत्सुकता है। वाह 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 वाह, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। कहाँ से हो? तो राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान से। और वो राजस्थान का चीफ, एक मिनट, राजस्थान का चीफ मिनिस्टर कौन है? क्या मुझे नहीं आइडिया है, मैं बॉर्न मुंबई से हूँ लेकिन मैं मारवाड़ी हूँ। अशोक गहलोत। गुड। ऐसे अगर बोलोगी कि यू आर फ्रॉम राजस्थान एंड यू डोंट नो द नेम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, तो काम नहीं चलेगा। एटलीस्ट यू नो द नेम ऑफ अशोक गहलोत। चलो ठीक है, मैं इंग्लिश को कैसे पढ़ना है इसकी बात में आगे आने वाले क्लास में, हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में करूंगा। आज मुझे बेसिकली अपने क्लास से शुरुआत करनी है। नेक्स्ट क्लास जब मैं आपके साथ जुड़ूं तो सबसे पहले कोई ना कोई मुझे पॉइंट आउट कर दें कि सर इंग्लिश के लिए क्या करना है, ये आपने बताया था। तो नेक्स्ट क्लास में इसकी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 10 मिनट का टाइम चला जाएगा। तो आज एक तो 11:45 तक ही मैंने क्लास ये शेड्यूल किया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 15 मिनट हमारे चले गए हैं। तो क्लास की आज हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के संबंध में किसी को कोई पूछना है तो पूछो। इंग्लिश की बात नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करूंगा। जी ये सिलेबस, एनी डाउट? फॉलो करें करंट अफेयर्स के लिए रेगुलर बेसिस पे। हाँ, करंट अफेयर्स के लिए रेगुलर बेसिस पे कौन सा वेबसाइट फॉलो करें जहां से हम ओके। प्रॉपर वेबसाइट। देखो करंट अफेयर्स के लिए जहां तक वेबसाइट को फॉलो करने की बात है,
बहुत लोग बैंकर्स अड्डा को फॉलो करते हैं, बहुत लोग gktoday.in को फॉलो करते हैं, बहुत लोग निर्देशक.com को फॉलो करते हैं। किसी भी एक वेबसाइट को फॉलो कीजिए। क्या होता है ना, खिचड़ी हो जाता है, यहाँ पर पढ़िएगा फिर दूसरा वेबसाइट डालिएगा। तो चाहे तो बैंकर्स अड्डा को फॉलो कर रहे हैं तो बैंकर्स अड्डा को फॉलो कीजिए, gktoday.in को फॉलो कर रहे हैं तो gktoday.in को फॉलो कीजिए, निर्देशक.com को फॉलो कर रहे हैं तो निर्देशक.com को फॉलो कीजिए, है ना। स्टडी IQ को फॉलो कर रहे हैं, ग्रेडअप को फॉलो कर रहे हैं तो उसको फॉलो कीजिए। किसी भी एक वेबसाइट को ही आपको फॉलो करना है, ओनली फॉर 15 मिनट। सिर्फ आप उसमें बुलेट पॉइंट पढ़ लीजिए कि उस बुलेट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। यूक्रेन से भारत की जो आपके मेडिकल स्टूडेंट हैं उसको बुलाने का जो मिशन है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम पता चलेगा आपको कि ऑपरेशन गंगा है। यही तो आपके पास आएंगे तो वहां पर रहेगा द नेम ऑफ द मिशन, है ना, और वहां पे चॉइस रहेगा निमानी गंगे। तो आप गंगा तो पढ़े हैं लेकिन पहला ही चॉइस में जाके आप फंस जाएंगे, निमानी गंगे पे आप टिक लगा देंगे। इस कारण से मैं बोलता हूँ किसी भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को फॉलो कीजिए। किसी एक वेबसाइट का नाम मैं लेना यहाँ पर नहीं चाहता हूँ, किसी यही वेबसाइट सबसे अच्छी है पूरे इंडिया में, इसी को फॉलो कीजिए। मैंने नंबर ऑफ वेबसाइट आपको बताए हैं, अमंग ऑफ वेबसाइट आप किसी एक को फॉलो कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, ओनली फॉर 15 मिनट, नॉट फॉर 16 मिनट, ठीक है। हाँ, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए जैसे आप वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं उसी तर्ज पे आपको करंट अफेयर्स की एक मैगजीन को भी परचेज करना पड़ेगा। चाहे वो आप BSc बैंकिंग सर्विसेज क्रॉनिकल की मंथली मैगजीन परचेज कीजिए, या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण परचेज कीजिए, या फिर बैंकिंग न्यू परचेज कीजिए। किसी भी एक मंथली मैगजीन को आपको परचेज करना है। और ये मंथली मैगजीन कहाँ मिलते हैं, ये संभवतः मेरे से पूछने की आपको जरूरत नहीं है। किसी भी रेलवे स्टेशन पे, चाहे वो घाटकोपर हो, थाने हो, मीरा रोड हो, जो भी बुक स्टॉल आपके हैं वहां पे ये मैगजीन अवेलेबल होगा, है ना। तो आप जैसे जा रहे हैं, आप मीरा रोड से दादर जा रहे हैं, दादर से आप बोरीवली जा रहे हैं, तो एटलीस्ट उस समय उसको खोल लीजिए, है ना। टाइम पास में उस मैगजीन को आप सिर्फ पढ़िए। यही होता है कि स्टूडेंट में जो जिस समय हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं उस समय वो पूरा जो मोमेंटम है ना हमारा 1 साल 1.5 साल का, वो इसी तर्ज पे जाना चाहिए कि हमें अपना टाइम को यूटिलाइज करना है। ठीक है, जब हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं, हम संडे को जा रहे हैं आउटिंग पे, तो उस समय मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप बुक लेके जाइए, लेकिन हाँ ये जो वीक डेज है इसमें आप कहीं जा रहे हैं और आप खड़े हैं या फिर बैठे हुए हैं कुछ सोच रहे हैं, तो बेटर है कि उस सोच को आप किसी बुक में इन्वॉल्व कर दीजिए। मोबाइल पे कोई वेबसाइट है उसको देखने में लगा दीजिए, बनस्पत की हम इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो उस तर्ज पे हमें ये सब कुछ ना कुछ अलग काम करना है। हमें ये पूरे इंडिया में इतने लोग एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम में इतने गिने चुने लोग सेलेक्ट होते हैं, तो आखिर क्या वो काम करें जो हम गिने चुने में आए, न कि उस भीड़ में आए जो भीड़ 2011 में वर्ल्ड की सबसे एग्जामिनेशन के रूप में इंडिया में हुआ था। 51 लाख स्टूडेंट एग्जाम दिए थे IBPS कर्ड का। 51 लाख से 20,000 में आपको आना है। सोच लें, आपकी जो तकनीक होनी चाहिए, आपकी जो क्षमता होनी चाहिए, आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट एंड ग्रुप डिस्कशन जो होना चाहिए, वो सबसे अलग और सबसे जुदा होना चाहिए। ओके, सो गए क्या? नो सर, नहीं मुंबई वाले सो गए क्या? चलो, आज से हम एक नई क्लास की शुरुआत करेंगे और उस क्लास में पहले तो सिलेबस को लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊंगा कि सिलेबस आप कहां से देख सकते हैं। इस क्लास के आखिरी के 5 मिनट मैं बताने वाला हूं कि कौन सा चीज कहां से मिलेगा। इस कारण से क्लास का आखिरी मिनट जब तक मैं लॉग ऑफ ना करूं, आप में से कोई भी लॉग ऑफ नहीं कीजिएगा। चलिए, क्लास की शुरुआत हम करेंगे आपके उस बैंक से जो बैंक आपके इंडिया की बैंकर्स बैंक है, हर एक बैंकों को लाइसेंस देती है, लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट यंग और हिल्टन कमिटी के रिकमेंडेशन पे, जिसे हमने रॉयल कमीशन भी बोला, उसके रिकमेंडेशन पे RBI की एक्ट 1934 के द्वारा कोलकाता में 5 करोड़ की लागत से 1 अप्रैल 1935 को हमने किया। यहाँ पे 4 बातें मैंने बताया। एक्ट था, RBI की एक्ट थी 1934। रुपया, जितने रुपए को लेके RBI को हमने बनाया, हमने नहीं बनाया उस समय, क्योंकि हम क्या थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे। इस साल से 1947 में हमें आजादी मिली, तो 1935 में 5 करोड़ लागत से
इस आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट मुंबई में नहीं किया गया था। आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हमने कोलकाता में किया था, क्योंकि शुरुआत में जो सेंटर था वो कोलकाता ही था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा है ना जो कंसंट्रेशन था वो कोलकाता में ही था, क्योंकि पहले ये ऊपर का जहाज चलता नहीं था, तो नीचे के जहाज से बे ऑफ बंगाल से वो पश्चिम बंगाल ही पहुंचा करते थे या सूरत के काली तट पे पहुंचा करते थे। तो कोलकाता ही उनका मेन ओरिएंटेशन था, तो हमने कोलकाता में ही आपके इस आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हमने कर दिया। आरबीआई का जो एस्टैब्लिशमेंट किया तो वहां पे हमने उसका पहला गवर्नर बनाया। उस गवर्नर का नाम दिया हमने ऑजम Smith. A.O. Smith was the first governor of Reserve Bank of India in the year 1935. 2 सालों के बाद हमने उस आरबीआई के हेडक्वार्टर को एक बड़े फाइनेंशियल कैपिटल में शिफ्ट कर दिया और 1937 में आरबीआई की जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई हो गई। तो आज के डेट में आपसे पूछा जाए कि आरबीआई कहाँ पे है, तो आपकी आंसर मुंबई होगी। आपसे पूछा जाए कि व्हेन द हेडक्वार्टर ऑफ RBI shifted from Kolkata to Mumbai, answer is 1937। आपसे पूछा जाए where the establishment of RBI took place, तो आंसर आपका कोलकाता होगा। when, आंसर आपका 1935 होगा। लेकिन अभी भी कोलकाता से मुंबई शिफ्ट होने के बाद भी RBI ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करती थी। जिस समय हमें आजादी 1947 में मिली, उसके बाद हमने इस RBI को नेशनलाइज किया, अपने अधीन किया और पूरी तरह भारतीय बनाया। और ये दिन था जनवरी की पहली तारीख, 1 जनवरी 1949। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 डेट बताए हैं आपको और 3 ईयर बताए, 4 ईयर बताए हैं। 2 डेट में एक डेट है 1 जनवरी 1949 जिस समय आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया। दूसरी डेट हमने पुरानी डेट बताई 1 अप्रैल, फाइनेंशियल ईयर की पहली तारीख, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। तो 1 अप्रैल 1935 जब हमने आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट किया। 4 ईयर हमने बताए हैं किस रूप में, तो एक पहला ईयर बताया 1934 का और उसको हमने जोड़ दिया आरबीआई के एक्ट से। दूसरा ईयर हमने 1935 का बताया जिसमें आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हमने किया। तीसरा एक्ट 1937 का बताया जिसमें हमने आरबीआई का हेडक्वार्टर शिफ्ट किया। और चौथा ईयर हमने 1949 का बताया जिस समय आरबीआई को नेशनलाइज किया। अभी तक हमने सिर्फ एक व्यक्ति का नाम आपको बताया है। किसी का माइक ऑन है उसको ऑफ कर लीजिए। एक व्यक्ति का नाम सिर्फ हमने आपको बताया है, वो व्यक्ति आरबीआई का पहला गवर्नर था और उस गवर्नर का नाम था A.O. स्मिथ। इस A.O. स्मिथ के बाद आज के डेट में जो गवर्नर हमारे लिए काम कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो 25वें गवर्नर है। अगर तालिका जोड़ा जाए तो A.O. स्मिथ के बाद जेम्स टेलर आए, उसके बाद कोई और आया, उसके बाद कोई और आया। वैसे ही 25वां व्यक्ति जो आज हमारे लिए गवर्नर के रूप में काम कर रहा है, वो गवर्नर जिसका कार्यकाल, जिसकी टेन्योर 4 सालों की होती है। जैसे प्रेसिडेंट आया तो 5 साल रहेगा, प्राइम मिनिस्टर आए, चीफ मिनिस्टर आए तो 5 साल रहेंगे। वैसे ही गवर्नर ऑफ आरबीआई अपॉइंटेड फॉर 4 इयर्स। और ये जो गवर्नर है ये 25वें गवर्नर है, नाम है शक्तिकांत दास। तो 20 मेंबर का ये पूरा आरबीआई का दल है जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट, जो पूरा बड़ा डिसीजन लेता है इकोनॉमिक से जुड़ा हुआ। तो इस 20 मेंबर में एक गवर्नर होते हैं। उस गवर्नर को असिस्ट करने के लिए उनके 4 भाई हैं। उस 4 भाई को हम कहते हैं डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये डिप्टी गवर्नर का नाम आज के दिन में 4 है। एक का नाम है टी रविशंकर, दूसरे का नाम है M.K. जैन, महेश कुमार जैन, टी रविशंकर दूसरा, तीसरा नाम है M.D. पात्रा और चौथा नाम है M.R. राव। तो इसमें जो हमने 4 नाम बताए हैं डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई में, उसमें 3 की शुरुआत तो M से ही हो रही है, चाहे वो महेश कुमार जैन हो, चाहे वो M.D. पात्रा हो या M.R. राव है। एक जो है वो T20 कप खेलने आया है, नाम है टी रविशंकर। 4 डिप्टी। आप गवर्नर का नाम भूल जाइए, गवर्नर का नाम कभी भी कतई आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि वो इज प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये बचकानी क्वेश्चन हो गई। लेकिन फिर भी मैं तो आपसे क्वेश्चन क्लास में पूछूंगा ही कि गवर्नर आज के डेट में कौन है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जाएगा कि हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस कंडीशन में टी रविशंकर, M.K. जैन, M.D. पात्रा और M.R. राव का नाम आपके जहन और जुबान दोनों पे होना चाहिए। जब इससे आगे हम चलते हैं तो आप जाने कि जिस समय आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हुआ उसमें बांग्लादेश हमारे साथ थी, पाकिस्तान हमारे साथ थी और बर्मा हमारे साथ थी।
तो आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई ने कौन से और भी देशों के सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया है, तो आंसर न सिर्फ इंडिया होगा, क्योंकि 1937 में बर्मा भी हमारे साथ था, बांग्लादेश भी हमारे साथ था और पाकिस्तान भी हमारे साथ था। तो भारत के अलावा आरबीआई ने 3 देशों के सेंट्रल बैंक के रूप में काम किया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड बर्मा। आज के डेट में आरबीआई की हेडक्वार्टर आपके शहर में है, लेकिन आपके शहर की बात अगर छोड़ दें तो उसको हम कहते हैं रीजनल ऑफिसेस, कि इंडिया में आरबीआई की रीजनल ऑफिसेस कितने जगह है। तो आप जाने कि पहले ये 19 था, 19 गलती से मेरे जुबान से निकल गया, किसी भी कंडीशन में 19 को आपको याद नहीं रखना है। एज ऑन डेट देयर आर 31 रीजनल ऑफिसेस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, कि कितने रीजनल ऑफिसेस हैं। रीजनल ऑफिसेस का मतलब सेंट्रल ऑफिस जो आपकी आरबीआई में, आपकी आरबीआई की है कोलाबा में, उसको असिस्ट करने के लिए पैन इंडिया कितने और ऑफिसेस हैं, उसको हम कहते हैं रीजनल ऑफिस। तो कितने हैं? 31 सर। 31 रीजनल ऑफिसेस आपके आरबीआई के हैं। भारत की टेरिटरी को अगर छोड़ दें, जो भारत की सीमा है फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू तमिलनाडु, फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, इस टेरिटरी को अगर छोड़ दें तो एकमात्र ऐसा शहर है, एकमात्र ऐसा देश है जिस देश में आरबीआई की एक और ऑफिस है, जिसको हम कहते हैं अब्रॉड ब्रांचेस या फॉरेन ब्रांचेस, दैट इज लंदन, है ना। क्योंकि आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट जब हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी इंडिया में काम कर रही थी, उसी समय हम लंदन में भी इसका ऑफिस बनाया। आज के डेट में इसकी एक अब्रॉड ऑफिस है, सिर्फ एक, वो है लंदन में, बाकी किसी भी अदर देश में नहीं है ना। तो ये है आरबीआई की बेसिक बात। पहले इन बेसिक बातों को हम लिखेंगे, फिर आरबीआई के फंक्शन पे हम चलेंगे। ठीक है, चलो चलो सर। ओके। देखिए, आरबीआई पे जाने से पहले थोड़ी सी बात बैंकिंग के हिस्ट्री की आप जान लीजिए, है ना। बैंकिंग की हिस्ट्री की शुरुआत कहां से होती है। तो सबसे जो पहला बैंक आपके हिंदुस्तान का था, फर्स्ट बैंक इन इंडिया, किसी ने लास्ट क्लास इसका आंसर दिया था, कौन था वो? सर मैं संतोष। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, है ना। पहली बैंक थी बैंक में इंडिया की जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने किया था। जिस समय हमने किया था वो समय था 1770, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेटर ऑन जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने क्या किया, तो उसने 3 अलग अलग बैंकों को बनाया। उन 3 बैंकों को हम बाद में देखेंगे। अभी पूरी बैंकिंग की जो हिस्ट्री है इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 फेज में हम डिवीजन करते हैं। एक अर्ली 1969 1770 से लेके 1969 तक, दूसरा जो है 1969 से लेके 1991 तक, और तीसरा जो है 1991 से लेके आज जिस सदी में हम खड़े हैं, जिस ईयर में हम खड़े हैं वहां तक। बोर्ड दिख रहा है क्या? यस सर। तो बैंकिंग की हिस्ट्री ये आपसे नहीं पूछी जाएगी कि कितने फेज है बैंकिंग की हिस्ट्री के लिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है कि अर्ली 1969, फ्रॉम 1969 टू 1991 एंड आफ्टर 1991 टिल डेट। तो अर्ली 1969 में अगर हम बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे 3 बैंकों को एस्टैब्लिश किया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों बैंक है। एक बैंक का नाम था बैंक ऑफ कोलकाता, दूसरे बैंक का नाम था बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरे बैंक का नाम था बैंक ऑफ, क्या नाम था? मद्रास। ऑफ मद्रास। तो बैंक ऑफ कोलकाता जो था इसका एस्टैब्लिशमेंट जिस समय किया गया था, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1806। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, और मद्रास जो था वो 1843 का है। तो ये तीनों बैंक का एस्टैब्लिशमेंट ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रदर कि डिवीजन ऑफ
history of bank in three parts: early 1969, from 1969 to 1991 and 1991 onwards. अर्ली में हमने इस चार बैंक को आप याद कीजिए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 which was the first bank established in India, later on three प्रेसिडेंसी बैंक, इन बैंकों को मिला के ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो नाम दिया वो नाम था प्रेसिडेंसी बैंक. Later on East India Company established three presidency bank. The name of the bank was Bank of Kolkata 1806, then Bank of Bombay 1840, then Bank of Madras 1843. और यहीं से आपकी एसबीआई की हिस्ट्री की शुरुआत होती है, क्योंकि जब मैं 2-3 क्लास के बाद एसबीआई का नाम बताऊंगा, वहां पे एक बात बताऊंगा कि हमने बीबीएम, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को 1921 में मर्ज करके एक नया बैंक बनाया. उस बैंक का नाम किया हमने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को एसबीआई के एक्ट 1955 के द्वारा हमने पूरे वर्ल्ड की 45वीं सबसे बड़ी बैंक के रूप में कन्वर्ट करके बना दिया, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो अभी ना हम एसबीआई की बात कर रहे हैं, ना हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं. अभी सिर्फ और सिर्फ तीन बैंक का नाम आपको जानना है. बीबीएम, बी फॉर बॉम्बे 1840, बी के बाद दूसरा कौन सा, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल. हाँ, ये जो कोलकाता हमने लिखा है इसको कहीं कहीं बैंक ऑफ बंगाल भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बंगाल में ही कोलकाता है. तो जनरली शॉर्ट एब्रिविएशन में हम बीबीएम कहते हैं, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास. तो किसी भी कंडीशन में आपको याद रखना है कि बैंक ऑफ बंगाल जो है वो 1806 का है, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 का है, बैंक ऑफ मद्रास 1843 का है. सेकेंड फेज ऑफ बैंकिंग हिस्ट्री जो है, यहाँ पे दो फेज बहुत इंपॉर्टेंट है. एक फेज है 1969 का और दूसरा फेज है 1980 का, और तीसरा जो फेज है वो 1991 का है. कोई बता सकता है क्या यहाँ पे क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन. हाँ, नेशनलाइज किया था कब हुआ था सर. नेशनलाइजेशन? तो बैंक का नेशनलाइज हुआ था. कब हुआ था वही तो मैं पूछ रहा 19 हूँ. अप्रैल 1969 को 14 बैंक का हुआ था. अरे वेरी और गुड. उसके बाद 1985 में बाकी के बैंक्स का हुआ था. 1985 85. 15 अप्रैल से. आपका सोर्स सर, कहाँ पे है मैडम? सॉरी 15 अप्रैल 1980 पे 6 बैंकों का हुआ. हाँ 6 बैंक. हाँ 1980. यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसकी बाद में बात नहीं 14. करूंगा. अभी सिर्फ आप जान के रखें 19th of July 1969, 15th of April 1980, यहाँ पे 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, और यहाँ पे 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था. और यहाँ पे एक बहुत बड़ी पॉलिसी थी, जिस पॉलिसी को नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन पे अडॉप्ट किया गया था. उस पॉलिसी का नाम था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो हमने हिस्ट्री में इस हिस्ट्री को जो बाइफर्केट किया वो 3 पार्ट में किया. यहाँ भी 3 पार्ट में किया. यहाँ पे मैंने डेट लिखा है, अगर डेट लिखा है तो याद करना है, सीधी सी बात है. यहाँ पे क्या मैंने बैंक ऑफ आपका कोलकाता का, हिंदुस्तान का डेट लिखा नहीं, हमने बंगाल का लिखा नहीं. लेकिन यहाँ पे अगर लिख दिया 19th of July 1969, यहाँ पे अगर लिख दिया 15th of April 1980, तो आपको किसी भी तरह थक के याद करें, मर के याद करें, कैसे भी याद करें, याद आपको करना है कि द पीरियड where 14 banks got nationalized by Indira Gandhi, the period where 6 banks nationalized by Indira Gandhi. क्योंकि इस दोनों पीरियड में जो आपकी प्राइम मिनिस्टर थी वो आपकी इंदिरा गांधी ही थी, और इंदिरा गांधी ने ही आपकी नेशनलाइजेशन का काम किया था. जितने भी बैंक आप देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक आपका बैंक ऑफ इंडिया हो, आईओबी हो, ये सब के सब एक प्राइवेट बैंक के रूप में काम कर रहे थे. जैसे आज आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक काम करती है. दूसरे को लोन देना नहीं, जिनके पास अच्छा फीडबैक नहीं है या फिर अच्छा फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, उनको लोन देना नहीं. तो इंदिरा गांधी ने बोला चाहे तो आप अपने बैंक को बंद कर लीजिए या हमारे साथ आके आप मिल जाइए. तो इन 14 प्लस 6, इस 20 बैंकों को इंदिरा गांधी ने अपने सरकार के अधीन लिया और नेशनलाइजेशन का काम किया है. 19th of July 1969 14 बैंक, 15th of April 1980 6 बैंक, and LPG policy introduced in the year 1991. दूसरा तीसरा जो फेज है 1991 से लेके 2002 तक का,
इसको हमें 3 भाग में यहां भी तोड़ के देखना है, दिख रहा है, हमें यहां भी 3 भाग में तोड़ के यहां पे देखना है। पहला है स्मॉल बैंक, स्मॉल एंड पेमेंट बैंक, स्मॉल एंड पेमेंट बैंक। दूसरा है मर्जर, मर्जर ऑफ बैंक, बताऊंगा कौन सी बैंक कौन किसके साथ मर्ज हुई, स्मॉल और पेमेंट बैंक क्या है ना, ये भी बताएगा। और तीसरा है आईडीएफसी एंड बंधन। ये सिर्फ अभी आपको याद करके चलना है कि साहब 1991 से लेके 2022 तक में हमें 3 चीज पर विशेष रूप से ध्यान होनी चाहिए। स्मॉल और पेमेंट बैंक क्या है, मर्जर ऑफ बैंक्स क्या है, और आईडीएफसी और बंधन आखिर ये नाम क्यों हमने लिया है, इसकी बात हम आगे चल के करेंगे। 1969 से लेके 1991 तक के लिए हमने क्या बताया, हमने उसमें 2 पार्ट में नेशनलाइजेशन और 1 पार्ट में एलपीजी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर लिया। और अर्ली 1969 में हमने क्या बताया, तो हमने बताया यहाँ पे बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में हमने स्टैब्लिश किया है। प्लीज पेन डाउन दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तब तक के लिए मेरे से क्वेश्चन पूछ लो जिसको समझ में नहीं आया है। सर वापस अब स्टार्ट किया क्या, स्टार्टिंग से अभी? हाँ जी, सर आप बोले लास्ट लेक्चर होने वाला है ना सर? हाँ आप बोले थे लास्ट लेक्चर होने तुमने वाला आज है। लेट से ज्वाइन किया है क्लास, हाँ सर। फिर रामायण खत्म हो जाएगा फिर ज्वाइन करोगे तो कैसे काम चलेगा दादा? तो क्यों, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा सर, बट ये बैंकिंग अम्बुड्समेंट का बताया सर? बैंकिंग अम्बुड्समेंट, हाँ सर, बैंकिंग अम्बुड्समेंट का नहीं बताया। बैंकिंग अम्बुड्समेंट आपकी क्लास की मिड क्लास है। जिस समय हम एनपीए की बात करेंगे, जिस समय हम आपके बैंकिंग रेट्स की बात करेंगे, वहां पर बैंकिंग अम्बुड्समेंट की बात करेंगे कि बैंकिंग अम्बुड्समेंट एक फाइनेंशियल कोर्ट है जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1995 में आरबीआई के द्वारा किया गया। 2006 से बैंकिंग अम्बुड्समेंट काम करने लगी। आज के डेट में बैंकिंग अम्बुड्समेंट में मैक्सिमम कंपनसेशन क्लेम 20 लाख का मिल सकता है, और मेंटल हरासमेंट है तो मैक्सिमम 1 लाख तक का आपको compensation claim milega. If you are not satisfied with the decision of banking ombudsman, you can approach to for Deputy Governor of Reserve Bank of India. The most important part for your question from banking ombudsman is establishment of banking ombudsman year, that is 2006. Compensation amount, that is 20 lakh. समझ में आया? इसकी बात हम करेंगे आगे चलते। बैंकिंग अम्बुड्समेंट 10 क्लास पहले हमने पढ़ाया है। नहीं सर, नहीं पढ़ाया था। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। तो वॉइस नहीं आ रहा है। सर ये वॉइस आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ सर अभी आई। सर मैं बोल रहा था पहले नहीं सीखा है सर, लास्ट। आप बात करते हो यार, ऐसा क्यों बोलते हो? हर एक क्लास तुमने पढ़ा है? हाँ सर। ऐसा कैसे हो जाएगा? बैंकिंग अम्बुड्समेंट शुरुआत में नहीं, 5वें 6ठे क्लास में बैंकिंग अम्बुड्समेंट पढ़ाता हूँ। ठीक है चलो इस बार पढ़ लेना। तो ये आईडीएफसी के नीचे क्या लिखा आपने? बीए आईडीएफसी एंड बंधन। चलो हुआ क्या, हटाओ। सर 1991 से 2022 में क्या करना है समझा नहीं। क्या हो गया? 1991 से 22 है ना, हाँ, उसमें क्या बोला आपने समझ में नहीं आया सर। 1991 से लेके 2022 तक में 3 इंपॉर्टेंट बैंकिंग चेंजेस हुए हैं। एक स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक, यहाँ पर लिखो स्मॉल बैंक एंड पेमेंट बैंक। दूसरे पैरामीटर में लिखो मर्जर ऑफ बैंक्स, और तीसरे पैरामीटर में लिखो आईडीएफसी एंड बंधन बैंक एस्टैब्लिशमेंट। ये क्या है ये बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ लिख लो। हटाओ। ठीक है।
बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। चलिए यहां पे देखिए, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटेड बाय, क्या आंसर होगा? इंडियन फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटेड बाय, आंसर चॉइस देता हूं। पहला PFRDA, दूसरा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तीसरा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और चौथा बैंकर्स बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आंसर क्या होगा? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आंसर सेबी एंड आरबीआई। सेबी एंड आरबीआई। बाकी के लोग? Second, third, and fourth. सेकंड, थर्ड इंडियन एंड फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटेड बाय ऑल थ्री टुगेदर। समझ में आया? तो जब भी आपसे पूछा जाए फाइनेंशियल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, तो आरबीआई अलोंग विथ सेबी अलोंग विथ आरआरडीए। लेकिन यहां पे पूछा जाए कि सेबी किस चीज को रेगुलेट करती है, उस कंडीशन में आपकी आंसर होगी कैपिटल मार्केट। आपसे पूछा जाए कि आईआरडीए किसको रेगुलेट करता है, कौन से सेगमेंट को, कौन से मार्केट को रेगुलेट करता है, उस कंडीशन में आपकी आंसर होगी इंश्योरेंस मार्केट। और आपसे पूछा जाए कि आरबीआई किस मार्केट को रेगुलेट करता है, उस कंडीशन में आपकी आंसर होनी चाहिए मनी मार्केट। लेकिन आपसे अगर पूछा जाता है कि फाइनेंशियल मार्केट को, तो फाइनेंस के अंदर कैपिटल भी आएगा, इंश्योरेंस भी आएगा और मनी भी आएगा। जैसा क्वेश्चन वैसा काम। प्लीज पेन डाउन। Money market regulated by RBI only. Capital market regulated by SEBI only. Insurance market regulated by IRDA only. Whereas financial market in India regulated by all three apex organization of money, capital and insurance market. As per question, आप उसको आंसर दे सकते हैं। हटाओ। एक मिनट बाकी। No, sir. No, sir. No, sir. सर वो रिलेटेड लिखा है क्या? हाँ रेगुलेटेड है क्या? हाँ, रेगुलेटेड, नियंत्रण। कैपिटा के बाद क्या? हाँ बोलो बोलो, क्या छूट गया पूछो। सर वो आपने कैपिटा और वो सब लिखा था ना, वो रह गया, नेटवर्क इशू हुआ इसलिए। देखो, आरबीआई जिस मार्केट को रेगुलेट करती है वहां पे लिखो आरबीआई के सामने मनी मार्केट। सेबी जहां पे आपने लिखा उसके सामने लिखिए कैपिटल मार्केट। आईआरडीए जहां पे आपने लिखा उसके सामने लिखिए इंश्योरेंस मार्केट। ठीक है? आईआरडीए के सामने आईआरडीए फुल फॉर्म छोड़ दो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये छोड़ दीजिए फुल फॉर्म। विशेष बात हम करेंगे आने वाले क्लास में सेबी के फुल फॉर्म पे, सेबी का एस्टैब्लिशमेंट, सेबी के फंक्शन, कैपिटल क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, सब पे बात करेंगे। अभी सिर्फ सेबी लिखो, उसके सामने लिखो कैपिटल मार्केट। सिर्फ आरबीआई लिखो, उसके सामने लिखो मनी मार्केट। सिर्फ आईआरडीए लिखो, क्या फुल फॉर्म है छोड़ दीजिए, सिर्फ लिखिए इंश्योरेंस मार्केट। ओके सर।
चलो आंसर बताओ, कमिटी का क्या नाम लिखूं? Young and Hilton. यंग हिल्टर रॉयल कमीशन। यंग एंड हिल्टन, या फिर कहीं कहीं रॉयल कमीशन भी आपको देखने को मिलेगा। ईयर क्या लिखूं? 1935. एक्ट क्या लिखूं? RBI. आरबीआई एक्ट 1934। वेरी गुड। कैपिटल कितना लिखूं? कोलकाता. मुंबई। यहाँ पे क्या लिखूं? एस्टैब्लिशमेंट प्लेस? कोलकाता. रीजनल ऑफिसर्स कितने हैं? 20 है ना? 31. 31। 31 है क्या? 1949. कंट्री, कितने कंट्री के रूप में काम किया है रेगुलेटर के रूप में? 3. पाकिस्तान, बर्मा। बर्मा का नया नाम क्या है आज में? म्यांमार। म्यांमार. वेरी गुड। म्यांमार का कैपिटल कहाँ है? म्यांमार का कैपिटल जो बताया 2 सेकंड के अंदर गूगल बिना किए हुए, मान जाऊंगा। अरे बताओ रे, नैपिदाओ। चलो लिखो पहले अभी। कमिटी यंग एंड हिल्टन रॉयल कमीशन, एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1 अप्रैल 1935, एक्ट वाज आरबीआई एक्ट 1934, कैपिटल 5 करोड़, प्रेजेंट हेडक्वार्टर इज मुंबई whereas establishment place is कोलकाता, कंट्री रेगुलेटेड पाकिस्तान, बर्मा, बर्मा के जगह पे म्यांमार लिख लीजिएगा, MYANMAR। म्यांमार का करेंसी क्या है? अभी कंट्री करेंसी पढ़ाया था थोड़े दिन पहले, क्या है करेंसी म्यांमार का नहीं लिखा था सर। अरे ऐसा मत बोलो यार, दिल छल्ली छल्ली हो जाता है। बाकियों को भी पूछ लो सर, नहीं लिखा है। म्यांमार करेंसी नहीं लिखाया तो दिल टूट जाता है। इतना मेहनत करने के बाद अगर ऐसा बोलोगे, अगर वेरी गुड, क्याट इज द करेंसी ऑफ म्यांमार। चलो पाकिस्तान, बर्मा, बर्मा का नया नाम अभी म्यांमार है, एंड बांग्लादेश के कंट्री के रेगुलेटर के रूप में काम किया। नेशनलाइजेशन वाज ऑन 1 जनवरी 1949, रीजनल ऑफिसर्स अक्रॉस इंडिया 31। इतनी बात लिखो। सर वो BURMA है क्या? हाँ बर्मा, बर्मा नाम नहीं सुना है बर्मा देश का? ये बाजू में है, खेलते खेलते जाएंगे तो बर्मा पहुंच जाएंगे। BURMA, न्यू नेम इज और वो म्यांमार, बांग्लादेश. एंड थर्ड इज बांग्लादेश। सर वो यंग के बाद क्या लिखा है? हाँ, यंग एंड हिल्टन, यंग एंड हिल्टन कमीशन स्लैश रॉयल कमीशन, जैसा क्वेश्चन जैसा चॉइस उसके आधार पर उसका काम। हटाओ, एक मिनट. बोलो बोलो फटाफट, हटाओ जिसका नहीं हुआ है बोलो। हाँ एक मिनट बात. ओवरसीज ब्रांच. रीजनल ऑफिसर्स 31। ओवरसीज ब्रांच लिखना है क्या सर? ओवरसीज ब्रांच भी लिखो, वेरी गुड। ओवरसीज ऑफिस लिखो, किधर है? लंदन। Then ओके नेक्स्ट, सिंबल। जिस समय आप आरबीआई को देखते होंगे उस समय उसका कुछ सिंबल दिखता होगा। Lion and palm tree.
वाह 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 वाह, यही गलती तो होती है। मैन टाइगर। हाँ मैन टाइगर। कौन सा? palm and tiger. सिंबल लिखो, टाइगर नॉट लायन, टाइगर एंड palm tree. पाम ट्री। फिनेंशियल ईयर क्या होगा? July. 1st of July, not 1st of April. RBI is a single bankers bank in India जिसकी फिनेंशियल ईयर की शुरुआत 1st of July से होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर एक बैंक की जो फिनेंशियल ईयर होती है क्लोजिंग होता है 31st of March को। अगर आरबीआई भी क्लोज करने लगेगा तो बैंकों का काम कौन करेगा? तो 31st March को सारी बैंक का क्लोजिंग होता है, वो डेटा आरबीआई के पास जाता है। इस कारण से आरबीआई क्लोजिंग 31st March को नहीं होता है, 30 जून को होता है और शुरुआत 1st of April से होता है। फर्स्ट गवर्नर क्या नाम था? Smith. टीबी रविशंकर। दूसरा एमडी R.K. Rao. जॉन। R.K. आर.के. राव, एम.आर. राव। देखिए ये जो टेन्योर है ना, ये 2019 में आपसे पूछा हुआ है कि आरबीआई के गवर्नर का जो कार्यकाल होता है वो कितने सालों का होता है? 3 साल, 4 साल, 5 साल। और फर्स्ट मैंने लिखा है 4 years। टेन्योर ऑफ गवर्नर ऑफ आरबीआई लिखिएगा, टेन्योर ऑफ गवर्नर ऑफ आरबीआई 4 years। टीबी रविशंकर, एमडी पात्रा, एम.के. जैन, एम.आर. राव। DY गवर्नर कोड मतलब समझ में नहीं आया। गवर्नर का मतलब डिप्टी गवर्नर कितने हैं? 4 हैं। उनका नाम क्या है? तो ये है डीवाई, मतलब लिखो डिप्टी गवर्नर। एक तो हो गया गवर्नर, दूसरा हो गया डिप्टी गवर्नर। सर एक्सटेंड भी कर सकते हैं ना 4 year से 6 year, 2 year का कर सकते हैं। एडिशनल एक्सटेंशन मैक्सिमम 2 साल का होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो के बाद गवर्नमेंट क्या के लिखा? ऊपर है। हाँ एमडी के बाद क्या? एमडी पात्रा, यहाँ ना ये एमडी पात्रा है। मेरी राइटिंग ही थोड़ा सा, मैं चाइनीज लैंग्वेज में ज्यादा लिखने लगता हूँ, है ना। एमडी पात्रा है, एम.के. जैन है, एम.आर. राव है। शक्ति शक्तिकांत दास, प्रेजेंट एंड 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। प्रेजेंट यहाँ पर लिखा मैंने प्रेजेंट, उनका ऐसा नाम मत लिख लेना शक्तिकांत दास प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब तत्कालीन जो 25वें गवर्नर काम कर रहे हैं, जिनका साइन आपके हर एक करेंसी पे होता है एक्सेप्ट 1 rupees नोट, दैट इज गवर्नर फॉर 4 years अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शक्तिकांत दास। हटाओ सर अगर 1 सब नोट पे होता तो 1 rupees के नोट पे क्यों नहीं होता? रुको यार, अब मेरे से तेज भागोगे तो फिर क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा ना। हटाओ क्या? हाँ सर। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई और क्या काम करती है? आरबीआई पहली बात तो क्या है, बैंकों की बैंक है। यहाँ पे आप अकाउंट खोल नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक। पहला फंक्शन है। इसी बैंकर्स बैंक को दूसरे बैंक के रूप में नाम से हम जानते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल बैंक। आपसे पूछा जाता है विच बैंक इज सेंट्रल बैंक इन इंडिया,
उस कंडीशन में आरबीआई को ही आपको टिक लगाना है। ऐसा नहीं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका टैगलाइन सेंट्रल टू यू सिंस 1911 है, उसको याद कर लें। तो सेंट्रल बैंक या बैंकर्स बैंक इज आरबीआई। तीसरा, रिप्रेजेंटिंग इंडिया। कहां? एट वर्ल्ड की जो बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक एंड IMF। रिप्रेजेंटिंग इंडिया, वर्ल्ड बैंक में इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है, या IMF में इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है? ओनली आरबीआई। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज कस्टोडियन। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज आपके इंडिया में आते हैं, आप तो जाके किसी न किसी बैंक से आप चेंज कर लेते हैं, बट फाइनली वो कहां पे जाती है? तो फाइनली वो आरबीआई के पास जाती है। जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास होगा, उतना ज्यादा हम करेंसी की प्रिंटिंग कर सकते हैं। वो हम प्रिंटिंग ऑफ करेंसी क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे लिखे फॉरेन एक्सचेंज कस्टोडियन। नेक्स्ट, एडवाइजर। किसका एडवाइजर है? एडवाइजर ऑफ GOI, that is Government of India. Next, lender at most important last resort. Lender at last resort, central bank, bankers bank कौन है? तो आरबीआई। लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट, किसी भी बैंक को अगर पैसे की जरूरत पड़ती है, कौन देता है? बैंक रेट या फिर रेपो रेट के अधीन, वो है आपकी आरबीआई, जिसको हमने लिखा है लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट। नेक्स्ट, बैंक रेट के बाद आर रेट मतलब? रेपो रेट, रेपो REPO, रेपो रेट। ब्रैकेट में लिखना लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट के ब्रैकेट में लिखना पैसे देने वाला। तो देता कौन है? आरबीआई। कैसे देता है? तो उसके ये दो रेट हैं, बाद में बताऊंगा कि बैंक रेट क्या है, कितने हैं, है ना, वो सारी बात बाद में बताऊंगा। अभी लिखो बैंक रेट या रेपो रेट। नेक्स्ट, ग्रांटिंग लाइसेंस। टू ऑल बैंक्स अंडर, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, ग्रांटिंग लाइसेंस टू ऑल बैंक्स अंडर सेक्शन 22 ऑफ कौन सा एक्ट है? BRA एक्ट वेरी गुड, 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इस एक्ट के तहत सेक्शन 22 के तहत जितने भी बैंक आपके हिंदुस्तान में खुलेंगे, उसको लाइसेंस देने का अधिकार सिर्फ आरबीआई के पास है। अगर बिना लाइसेंस के किसी बैंक ने अपना दरवाजा खोल लिया है, ऐसा तो कोई खोल नहीं सकता है, बट अगर खोल लिया तो वो फिर इलीगल है। जितना इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लाइसेंस कौन से एक्ट के अधीन दिया जाता है। क्या वो आरबीआई का एक्ट है? तो आपको लगेगा कि सर आरबीआई क्लास में पढ़ा रहे थे लाइसेंस देना, बट देखिए यहाँ पे हमने BRA लिखा है। BRA का संबंध आपके आरबीआई एक्ट से नहीं है। BRA कब आता है? तो BRA बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, 1949 का एक्ट है, और उसके 22 नंबर सेक्शन में बैंकों को लाइसेंस देने की बातें सुनियोजित है, जो आरबीआई के अधीन होती है। कंट्रोलिंग NDTL, BRA का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। NDTL का फुल फॉर्म लिखिए, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी एंड टाइम लायबिलिटी। कंट्रोलिंग NDTL। क्या होता है NDTL? संतोष कुमार, व्हाट इज सर वो NDTL? कासा और TDR। हाँ, क्या हो गया? क्या था TDR में? भूत लग गया?
सर अरे नेट कासा डिमांड टीडीआर में क्या हो गया? and saving account. नहीं समझा मैं। सर हमारे जो डिपॉजिट होते हैं वो बैंक में, करंट अकाउंट एंड नेट सेविंग अकाउंट। ठीक है, क्या होता है इसके बाद हम करेंगे। हटाओ इसको पूरे को। यस सर। सर एनडीटीएल का फुल फॉर्म क्या है? नेट डिमांड नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होता है इसकी बात हम करेंगे। अभी सिर्फ लिख लीजिए कंट्रोलिंग एनडीटीएल। बहुत इंपॉर्टेंट ये एनडीटीएल का फुल फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बीआरए कब आया है वो है, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीआरए, whereas the full form of NDTL is net demand and time liability. Done? यस सर। Issuing of all types of currency except 1 rupee note. 1 rupees note. Except 1 rupees note. टीवी सोमनाथ एड्रेस क्या लिखा आपने? चलो यहां तक नीचे हो गया। अभी हमने लिखा है इशूइंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी। जितने भी सर वो करेंसी भारत टीवी से के इशू बाद क्या होंगे, लिखा है? एक मिनट, जितने भी करेंसी भारत में इशू होंगे उस सारे करेंसी को इशू करने का अधिकार आरबीआई के पास है, एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट। 1 रुपए का जो रुपया है, जो पत्ते वाला नोट है, उसको इशू करने का अधिकार आरबीआई के पास नहीं है। उसको इशू करने और उस पर साइन करने का अधिकार जिस व्यक्ति के पास है, उस व्यक्ति का नाम फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, वित्त सचिव होता है, जो आईएएस रैंक का एक अधिकारी होता है। ओनली एंड ओनली फाइनेंस सेक्रेटरी, नॉट फाइनेंस मिनिस्टर। फिर से बोलता हूं, 1 रुपीज नोट ड्यूली साइंड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी एंड प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी। आपके बोर्ड पे हमने टीवी सोमनाथन का नाम लिखा है। एटलीस्ट आपने टीवी भी याद कर लिया कि टेलीविजन आप देखते हैं, तो आगे की बात तो आप याद कर सकते हैं कि टीवी सोमनाथन इज प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी हु साइंड ऑन 1 रुपीज नोट। बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी, वो 1 रुपीज हो या कोई भी करेंसी हो, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रॉम प्रिंटिंग प्रेस टू बैंक टू कंज्यूमर, ये काम आरबीआई की ही करती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाए तो हर एक करेंसी, 1 रुपीज नोट भी उसमें शामिल होगा। बट प्रिंटिंग पूछा जाए तो सारी करेंसी 1 रुपए के नोट को छोड़कर। जितना इंपॉर्टेंट ये 1 रुपए के नोट पे साइन करना नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 रुपए के नोट पे साइन कौन करता है। तो गवर्नर ऑफ आरबीआई पे आप टिक मार्क नहीं करेंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी पे टिक मार्क करेंगे। एज ऑन डेट टीवी सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। और आखिरी में हमने जो फंक्शन लिखा है वो है मॉनिटरी पॉलिसी, जिसे दूसरी भाषा में हम क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी कहते हैं। ये वो कैमरे हैं जिस कैमरे से आपके इंडिया में पैसों के जो फ्लो है उसको बनाए रखने का काम होता है ना। गैप होना चाहिए 2 पर्सन, या इकोनॉमी में गैप होना चाहिए। जब तक इकोनॉमी में गैप नहीं होगा तब तक एक आदमी कमाने के लिए बाहर नहीं आएगा। जब तक बाहर नहीं आएगा इकोनॉमी चलेगी नहीं। तो ये काम क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी के द्वारा किए जाते हैं। मार्केट में ये काम होता है और ये मार्केट में ये काम आरबीआई करती है, अपने 5 कैमरों के हवाले से करती है। और इन कैमरों का नाम है बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR एंड
CRR, ये जो SLR है, CRR है, रेपो है, रिवर्स रेपो है, बैंक रेट है, इसकी बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी सिर्फ 11 फंक्शन हमने आपके बोर्ड पे लिखे हैं, 11 के 11 आपको याद होने चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी कौन रेगुलेट करता है आपके हिंदुस्तान में, आंसर RBI। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी कौन करता है, आंसर इज RBI। 1 रुपीज के नोट पे साइन कौन करता है, आंसर इज फाइनेंस सेक्रेटरी। कौन है फाइनेंस सेक्रेटरी, TB सोमनाथन। प्रेजेंट गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास 25 में है। 4 डिप्टी गवर्नर कौन है, तो चाहे MD पात्रा हो, MK जैन है, MR राव हो, TB रविशंकर, वो नाम याद होने चाहिए। तो ऐसे करके RBI की बेसिक बात हमने बताई है। 1 मिनट के अंदर लिखें, दूसरे मिनट में एक अनाउंसमेंट करता हूं। अभी पूछो, किसी ने कोई कुछ पूछ रही थी मेरे से। सर वो अभी कोई बोल रहा था कि मतलब बैंक का वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है अभी, तो आया था ना अभी बजट, इसमें क्या हो गया? वो बजट आ रहा है ना सर अभी शायद में, इसमें बोल रहे थे कि बैंक का वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है 2 टाइम। हाँ, मतलब उसका क्या होता है प्रोसीजर, और उसके बाद जो एम्प्लॉई है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई का भी। मैडम आपकी आवाज ना थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा इको आ रहा है उसमें, पता नहीं क्यों। किसी को समझ में आया तो जाओ मेरे से पूछो, अगर किसी को समझ आया तो। सर वो FS क्या है? FS मीन्स फाइनेंस सेक्रेटरी। अभी आ रही है क्लियर से? FS का मतलब है फाइनेंस सेक्रेटरी, जिसे हिंदी में हम वित्त सचिव कहते हैं। अभी आ रही है वॉइस आपको? हाँ अभी ठीक है, अभी पूछो क्या पूछ रही हो। सर वो भी जो मतलब वो आया था ना बजट, उसमें बोल रहे हैं ना बैंक प्राइवेटाइजेशन हो रही है 2। हाँ हाँ, तो मतलब उसके बाद जो उसमें एम्प्लॉय रहते हैं उसका क्या होता है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं ना पहले, तो अभी प्राइवेटाइजेशन होगा तो? बोलो। आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। बोलो बोलो। तो सर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अभी उनका मतलब स्टेटस बदल जाएगा ना, मतलब प्राइवेट हो गई ना बैंक? होगा तब ना। जैसे देखो, आपके हिंदुस्तान में अभी तक एक ही ऐसी सरकारी बैंक है जिसको प्राइवेटाइज किया गया है, उसका नाम है IDBI। IDBI अर्लियर इट वाज अ गवर्नमेंट बैंक, IBPS में शामिल थी। बट अभी आज के डेट में LIC है ना, LIC का स्टेक उसमें 54% हो गया है, तो IDBI बिकम प्राइवेट बैंक। तो अगर आपका डिसइन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है तो वो प्राइवेट हो सकता है। जैसे ही 51% से अपना स्टेक नीचे करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो प्राइवेटाइज हो जाएगा। चलो इसकी बात हम किसी अच्छे क्लास में अच्छे मुहूर्त पे करेंगे। आज के डेट में जाने, अभी तक मैंने जो आवाज आ रही है मेरी? यस। ओके, आज के क्लास में चाहे वो सिलेबस हो, चाहे वो RBI की बेसिक हो या RBI के फंक्शन की बात हो, जितनी भी बात मैंने की है वो सारी की सारी बात आपको PDF पे, वेबसाइट पे आप अभी जाएं और अभी मेरे सामने खोलें, टाइप करें अपने URL में www.learnbeyond.co.in, ओपन कीजिए। learnbeyond.com मत कर देना, .co.in करना। www. learn LEARN without space beyond .co.in URL में टाइप करो ऊपर। तो बूस्ट योर प्रिपरेशन शो कर रहा है, क्या हो गया? बूस्ट योर प्रिपरेशन शो कर रहा है। नोटिफिकेशन के पेज में जाइए, जो बाजू में राइट हैंड साइड आपको डॉट डॉट बना हुआ है, उस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे मेनू आएंगे, उसमें नोटिफिकेशन के पेज में जाओ। यस, बेसिक ऑफ RBI डे 1, बेसिक ऑफ RBI डे 2, 2 शीट शो कर रहा है। एंड और नीचे में बैंकिंग कुछ भी नहीं है। अवेयरनेस सिलेबस, हाँ, सिलेबस बैंकिंग अवेयरनेस का क्या है, बेसिक ऑफ RBI और फायर फंक्शन डेटा ऑफ RBI, फॉर्म SBI। ये तीनों आप वहां से डाउनलोड करके अपने पास सेव रख सकते हैं। उसको प्रिंट आउट लीजिए, एक फाइल बनाइए और मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको याद करने की कोशिश कीजिए। किसी का ऐसा है जो ओपन नहीं हुआ?
सर जरा फिर से रिपीट कीजिए www डॉट learnbeyond.co.in। थैंक यू सर। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको डैश 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 3 ट्रिपल डैश दिख रहे हैं, उस पर क्लिक कीजिए। वहां पे मेनू आएंगे, उस पर नोटिफिकेशन के पेज पे जाइए। वहां पे आज मैंने सिलेबस की बात की है, आरबीआई की बेसिक्स हमने बात की है और फंक्शन ऑफ आरबीआई की बात की है। तीनों पीडीएफ वहां पे अटैच हैं। डाउनलोड इट एंड गेट इट प्रिंट आउट ऑफ इट। डन, मिला? अरे सो गया क्या मीरा रोड से लेके डोंबिवली तक? सर नहीं सर, मिल गया। चलो यहीं पे समाप्त करता हूं। किसी को अगर नहीं मिले होंगे तो अपने फ्रेंड से पूछ लो कैसा मिला, कहाँ मिला, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर मुझे लगा कि इस पीडीएफ को देने से आप में कुछ इंप्रूवमेंट है तो मैं दिया करूंगा। अगर मुझे लग गया कि पीडीएफ जैसे मिल रहा है वैसे ही आप लेके उसको अपने बस्ते में रख के और उसी तकिए के नीचे ऊपर सो जाते हैं तो फिर ये पीडीएफ शेयर करना मैं बंद कर दूंगा। नहीं सर, आपने बहुत अच्छा किया। बहुत मेहनत, मतलब हमारे से बहुत मेहनत मैं होगा। काम तो बहुत अच्छा करता हूँ, आप लोग काम अच्छा करें। मैं तो 12 साल से अच्छा मिलेगा काम कर रहा आपको। हूँ। ओके जी सर, थैंक यू सर। ओके, गुड डे। गुड डे सर, थैंक यू सर। किसी को चाहिए तो प्लीज मेरा नंबर ले लो, 8652374989। अगर किसी को पीडीएफ नहीं मिला है तो फिर से नंबर बताओ। 8652 8652 37 37 4989। 4989। अच्छा, आपका नाम? दीपाली गुप्ता मैम। दीपाली गुप्ता। ठीक है, मैं आपको कॉल करती हूँ, क्योंकि मैं मुझे वो वैसे भी सर ने जो बताया वो नहीं मिला मैम वेबसाइट। कोई बात नहीं मैम, मुझे जस्ट एक बार व्हाट्सएप पे हाई भेज दीजिए, मैं आपको सारे पीडीएफ भेज देती हूँ और लिंक भेज देती हूँ कहाँ से मिलेगा। ठीक है? सॉरी, ठीक है। क्या बोला? आपका आवाज ब्रेक हो गया मैम। हाँ, मैं मैसेज करती हूँ। जी मैम, थैंक यू मैम। आई बोलती हूँ। थैंक यू मैम। हो जाओ सर, नहीं एलिव हो जाओ क्या? हाँ।